हुकूमत कल नाकाम हुई लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट है, अभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के घर पर मौजूद हैं। एक तो ये गाइडेंस दें कि क्या हुकूमत का कॉन्फिडेंस क्यों है इस वक्त भी, कल नाकामी के बाद भी, और क्या मौलाना फजलुर रहमान मान जाएंगे सर, वोट दे देंगे? देखिए, मैं एक बड़ी बात पहले करूंगा, फिर ये जो सवाल आपने किया है ये जरा थोड़ा छोटा है उससे। पहली बात ये है कि जो शख्स भी, ये आइन का डेथ वारंट है, आइन के कत्लेआम में जो शरीक होगा उसको लोग नहीं भूलेंगे, उसका नाम कातिलों की फहरिस्त में आएगा। इसलिए कि ये आइन फोर फादर्स ने बनाया, बहुत मेहनत करके बनाया। ये वो आइन था जिससे पहले आइन बन ही नहीं सका। 1952 में इंडिया ने आपके साथ उसको आजादी मिली थी, उसी रात को उन्होंने बना लिया था। अब जो इसकी बर्बादी है उसके लिए कोई मुज़ाकरात किसी जगह नहीं हो रहे, जबरदस्तियां हो रही हैं, कुछ लोगों को उठा लिया गया है। मेरी खबर ये है कि शायद और MNAs का केस इलेक्शन कमीशन लगा दे, और वो इलेक्शन कमीशन पे पाबंदी है आर्टिकल 225 के तहत कि जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाए तो उनको चलाना चाहिए। वो अपने पास रख के केसेस के फैसले, इससे पहले भी आपने देखा कि एक से ज्यादा फैसले सर मौलाना के साथ तो जबरदस्ती नहीं हो सकती, वो तो एक इंडिपेंडेंट जमात के हेड है सर जी। मौलाना जो है वो तो एक खुद मुख्तार जमात के एक हेड हैं, उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं हो सकती, उनका तो तरला ही हो सकता है। नहीं, मैंने, अब आप ठीक कह रहे हैं, उनका तरला हो सकता है, उनकी मिन्नत हो सकती है, उनकी खुशामद हो सकती है, उनकी खिदमत हो सकती है, मैं चारों बातें कह देता हूँ। लेकिन मैं जो ओवरऑल जिस तरीके से लोगों को आइन की तरमीम के लिए कन्विंस किया जा रहा है, वो तरीका तो आप देखिए। एक हमारे MNA उठा लिए गए, उससे पहले उनकी बेटी उठाई गई, उसके बाद उनकी बेगम भी उठा ली गई, और हमारे 5 MNAs अब भी हैं जो नामालूम अफराद में शामिल हैं। इसको कौन मानेगा आईनी तरमीम? इसके ऊपर इतना बड़ा आउटक्राई आना है, शायद मेरे ख्याल में जिसका हम कह रहे थे कि कोई ट्रिगरिंग पॉइंट भी कभी आ सकता है, वो ये हो सकता है मेरे ख्याल में। इसलिए कि बलूचिस्तान बार काउंसिल भी बोली है, कराची हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी बोली है, और वकील बाय एंड लार्ज अक्रॉस द बोर्ड इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आइन की रूह से जो आज तक भी मौजूद है, 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। इसको तब्दील नहीं किया जा सकता किसी की ख्वाहिश या किसी की जरूरत या किसी की फरमाइश के ऊपर। अच्छा बाबर अवान साहब, एक तो वकला, ये अभी आपने तहरीक की बात की, क्या देखते हैं कि वैसे तो हुकूमत का पलड़ा भारी है बार काउंसिल और बॉडीज़ में, लेकिन इस इशूज़ पे क्या समझते हैं कि अपोजिशन के स्टैंड्स को पजीराई मिलेगी और ये तहरीक कोई मुअस्सर साबित होगी? नंबर 1। नंबर 2, ये बताइए कि अगर ये पास हो भी जाती है, बुलडोज जिस तरह हम सुन रहे हैं होती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या मुतहरक हो सकती है और इसको सेट असाइड भी कर सकती है या अप्रूव कर सकती है? देखिए, आपने दोनों इंपॉर्टेंट बातें की। मैं आपका दूसरा सवाल पहले ले लेता हूँ। इससे पहले 18वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया था, और 18वीं आईनी तरमीम को फिर वापस लेना पड़ा था, और 19वीं आईनी तरमीम पास करनी पड़ी थी। उसकी 3 बुनियादें हैं। इसके ऊपर जवाब साहब का बड़ा अच्छा नोट है, बाकी जजेस ने भी अपने अपने नोट्स लिखे। बहुत मोटा केस है, 2 केसेस हैं पढ़ने वाले हैं, रावलपिंडी बार एसोसिएशन और कराची हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के केसेस हैं, और 52 बल्कि टू बी प्रिसाइज 52 पिटीशंस उस वक्त आई थी। पहली बात यह है कि बुनियादी स्ट्रक्चर को आप हाथ नहीं लगा सकते। अगर आप हाथ लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है वो हरकत में आ जाएगी। एक बात ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि ये मिसाल यहाँ भी मौजूद है, और एक दफा पहले जब इन्होंने बनने की कोशिश की थी नवाज शरीफ साहब ने, अमीरुल मोमिनीन, उस वक्त नवाज नसरुल्लाह साहब का केस भी मौजूद है। उससे पहले भी मिसालें मौजूद है, दुनिया में और जगह भी मौजूद है। मिसाल के तौर पे जो बिल ऑफ राइट्स अमेरिका में मंजूर हुआ, वो अमेरिका के मजदूरों के और शिकागो के मजदूरों को फायदा देने के लिए हुआ था, या वो पेंटागन को फायदा देने के लिए हुआ था, या वो व्हाइट हाउस को फायदा देने के लिए हुआ था, या वो जो आजादी की उनकी देवी है उसको फायदा देने के लिए हुआ था? इसमें तो लोग ही कोई नहीं है। पाकिस्तान के आम आदमी या खास आदमी या अवाम या पब्लिक, किसी तबके के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो खास लोग हैं जिनके लिए। अब आइए आपके पहले सवाल के ऊपर। ये मसला सिर्फ किसी एक वकीलों के ग्रुप का नहीं है, लेट मी मेक इट क्लियर। दूसरा ये है कि इस मसले में सारे जितनी भी जुडिशियल हायरार्की है, टॉप टू द बॉटम, वो इंडिपेंडेंस चाहती है, उसका इजहार वो करती आई है। 8 जजेस का फैसला उसका इजहार है, और उमर अयूब को बरी करने का फैसला सेशन जज
सरगोदा का इदारा है जिसकी बाद में ट्रांसफर कर दी गई। इसलिए वो जजेस जिन्होंने केसेस बरी किए हैं, नीचे से भी बरी किए हैं, जिन केसेस के ऊपर बड़ा जोर लगाया गया था, वो सारे के सारे अपनी आजादी का सौदा कोई भी खड़ा होकर तमाशाई बन के नहीं देख सकता। इसलिए ये डेफिनेटली फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। जो पिटीशन जाएगी, जो ही इस तरह की कोई चीज जो बेसिक स्ट्रक्चर को बर्बाद करती है पाकिस्तान के और फेडरेशन को बर्बाद करती है, उसके ऊपर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट हरकत में आएगी। और 8 जजेस ने इसके ऊपर अपना इनडायरेक्टली व्यू दिया भी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो जजमेंट कि उसके मुताबिक डॉक्टर साहब, अदलिया की आज़ादी के हवाले से दूसरा पहलू भी है, और सर अदलिया की आज़ादी के हवाले से दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी 14 सितंबर को और इलेक्शन कमीशन को कहा कि फौरी तौर पर अमल किया जाए मखसूस नशिस्तों के हवाले से। 2 दिन जो हैं वो गुजर चुके हैं, आज का वर्किंग डे भी गुजर गया, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ सर। तो क्या ये कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? ये शायद सीधी कार्रवाई हो सकती है। देखें, तौहीन अदालत के लिए आईन का आर्टिकल 204 है। अगर कोई शख्स हुक्म नहीं मानता, नंबर 1, या वो इंसाफ के तसलसल में मुदाखलत करता है ना, ये 2 बड़ी रीजन लिखी हुई हैं। बाकी जो है, जो तौहीन अदालत का ऑर्डिनेंस है जनरल मुशर्रफ के दौर वाला, उसके अंदर रीजन हैं, क्योंकि वो प्रोसीजरल लॉ है। लेकिन ये 2 बड़ी रीजन लिखी हुई हैं जो, इसलिए मुझे कोई शक व शुबा नहीं है कि अगर इलेक्शन कमीशन इसी तरह से एक पार्टी बन के एक सियासी जमात के तौर के ऊपर एक सियासी अलायंस के साथ खड़ा रहा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर ना माना, तो फिर ये बड़ी हैरान कुन बात मेरे लिए होगी। नाकाबिले यकीन है अभी तक मेरे लिए कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती। तो गोया आप समझते हैं कि ये कहा भी जाता है ना, बाबर साहब और एतजाज अहसन और आप जैसे लोग कहते रहे कि पिछली दफ़ा उमर अताब बंदयाल साहब को चाहिए था कि वो कॉन्टेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करते, मगर उन्होंने नहीं की। मगर ये जो हमारा मारूज़ है, इसमें एग्जेक्टिव के ज़रिए ही मूव करती है हमारे जो जुडिशल डिसीजंस होते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डू यू थिंक कि एग्जेक्टिव डिफाइंस मोड में चलती रहेगी? नहीं जी, नहीं, एग्जेक्टिव वाली बात खत्म हो गई है, इसीलिए तो ये आइन बर्बाद करने लगे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने एक तकरीर की जो वकला के एक कन्वेंशन में, और उसमें मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आप कहाँ हैं, 41 पंजाब की बेटियां, उनको 4 महीने हो गए जेल में, आप उनके लिए क्यों नहीं कहते कि उनकी जमानतों के फैसले हों? ये मैंने बात की। उससे 2 दिन बाद जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक खाना रखा, शायद मियां शायद उसमें हों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें जो जाने वाले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि इन्होंने ये तकरीर की है। फिर मैंने इनको कहा कि आप मेरे पास आए, तो फिर शायद इन्होंने सोचा कि अब ये जा रहा है तो ये फिर किसी और के पास जाएंगे। यानी वो कमजोरी वो थी जिसका उनको आखिरी दिन अपनी आखिरी तकरीर में भी इतराफ करना पड़ा। ये कमजोरी नहीं है, ये अगमाज नहीं है, ये कोई ओब्लिवियन नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस आपने आइन के नीचे आपने हल्फ लिया हुआ है कि मैं विदाउट एनी फियर या फेवर लोगों को मैं जस्टिस दूंगा और उनके दरमियान में इंसाफ का तराजू किसी तरफ झुकने नहीं दूंगा, वो फर्ज है कि आप पूरा करें। अगर आप फर्ज पूरा नहीं कर सकते तो ना आप पेंशन के हकदार हैं, ना आप चीफ जस्टिस कहलाने के हकदार हैं, और ना ही आप मुंसिफ कहला सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान जिस गंभीरता में फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए सियासी मसाइल पहले हल करने पड़ेंगे आपको। पाकिस्तान एक सियासी मुहिम के जरिए से बना था और उसके जो कायद थे, डॉक्टर साहब आप एक पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं और वज़ीर कानून भी रहे हैं, ज़ीरक सियासतदान भी हैं। सर, आज जब हुकूमत नाकाम हुई कल, और आज भी नाकाम ही नजर आई, और फैसल वाडा ने कहा कि निकम्मे और नालायक लोगों की वजह से तरमीम पास नहीं हो सकी, उन्होंने पता नहीं किस तरफ इशारा किया, तो आप हुकूमत को कहाँ देख रहे हैं सर? क्या हुकूमत चलती हुई नजर आ रही है आपको? देखें जी, कोई और जो मर्जी के, मेरी बैसियत फॉर्मर लॉ मिनिस्टर और वकील, मेरी पोजीशन ये है कि ये हुकूमत है ही नहीं सिरे से। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जो मावराए आइन है, ये सारे हारे हुए लोग हैं, इनके जरिए से आप अंदाजा लगाएं कि इतने इतने बड़े काम हो रहे हैं। वो मौजू नहीं है आज का, किसी वक्त फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से कोड़ियों के भाव खरबों रुपए की जमीनें इस्लामाबाद में भी बांट दी गई हैं। खरबों की, अरबों की नहीं है, खरबों की मैं कह रहा हूँ। और वो क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि इनको पता है कि हमारी औकात क्या है, और जो लाने वाले हैं उनको पता है कि इनकी औकात क्या है। असल बात ये होती है कि जो जिसको कहते हैं ना विल ऑफ द पीपल, लोगों की मर्जी के मुताबिक जो बंदा मुंतखब होके आएगा वो उनके सामने जवाब दे।
میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں دونوں حضرات سے، فاضل دوستوں سے، کہ مجھے بتائیں ان میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہے، یہ میں کوئی دوسری تیسری دفعہ بات کرنے لگا ہوں، کہ جو اپنے حلقے میں جا کے کسی بازار میں بغیر سیکیورٹی کے پھر کے دکھا دے؟ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے یہ ہارا ہوا لشکر ہے، اس لشکر کا قبضہ کروایا گیا اقتدار پہ، اب لوگ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے مسائل یہ ہیں جن کے لیے یہ سارا زور لگایا جا رہا ہے؟ یہ پاکستان کے لوگوں کے مسائل یہ ہیں جن کے لیے یہ 4 دن سے ایک سرکاری نوٹنکی چلائی جا رہی ہے ساری؟ اور کیا آپ کے مسائل یہ ہیں، آپ کے گھر کے مسائل یہ ہیں، میرے گھر کے مسائل یہ ہیں؟ میں بھی آپ کی طرح ایک طرح کی میں پریکٹس کرتا ہوں جس طرح آپ ایک اور پروفیشن میں پریکٹس کرتے ہیں۔ ہم پریکٹس نہیں کریں گے تو گھر نہیں چلیں گے، ان کا تو گھر ہے ہی نہیں یہاں۔ یہ سارے پاکستان میں انصاف کہتے ہیں دروازے پر دیں گے، پاکستان کے لوگوں کی خدمت کریں گے، بیلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے، جس دن ریٹائر ہوتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کا ایشو ہی نہیں ہے پاکستان، یہ چراگاہ ہے ان کے لیے۔